Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BVDI TM Lucknow. In this lecture series, we are studying about transportation engineering, specifically highway engineering. In this lecture, we are going to study about transition curve, a part of highway cross sectional element. तो हम लोग ने लास्ट क्लास में सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है. तो आज का जो कंटेंट है इस लेक्चर का वो है इंट्रोडक्शन टू हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व. तो बात आती है कि व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है. तो ट्रांजिशन का जो अगर हम लोग हिंदी मतलब समझे या कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हो तो ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज. जब भी हम कोई चीज़ यानी कि अगर हम कोई फेज चेंज होता है तो ट्रांजिशन फेज बोलते हैं कि ये अभी ये जैसे हाँ अगर किसी भी सीनियर क्रिकेट टीम से अगर कोई प्लेयर रिटायर होता है, 3-4 प्लेयर अगर ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 1.5 ईयर अगर रिटायर होते हैं तो नई टीम बनती है. तो अगर उस टीम उस बीच में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती तो एज अ फैन हम लोग बोलते हैं कि अभी टीम जो है वो ट्रांजिशन फेज में है. इसका क्या मतलब है कि टीम अभी चेंज हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है. तो सेम चीज़ को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें अपने हाईवे इंजीनियरिंग में पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे भी बात आती है ट्रांजिशन की और स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की. तो ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं तो कोई भी रोड जो होता है वो 100% जो होता है वो स्ट्रेट पाथ नहीं होता. हमें लगता है, ऐसा देखने में लगता है कि स्ट्रेट पाथ होगा. वो इंजीनियरिंग की एज ए इंजीनियर उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो उस रोड को स्ट्रेट पाथ बना देते हैं यूजिंग ट्रांजिशन कर्व, जिससे कि उस रोड पे ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट ना हो. लेकिन 100% कोई रोड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. ये हम लोग लास्ट क्लास में जब सुपर एलिवेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग ने डिस्कस इस कॉन्सेप्ट इस बात को समझे थे कि 100% कोई भी जो कर्व रोड होता है वो 100% स्ट्रेट लाइन या 100% सर्कुलर रोड नहीं होता है. ओके, तो ट्रांजिशन कर्व का मतलब क्या होता है. ट्रांजिशन कर्व का मतलब समझिए कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक टर्न आया, हम लोग ने टर्न लिया. अगर सडन टर्न आ रहा है, अगर सडन गाड़ी को हमें घुमाना होगा तो हमें क्या होगा कि हमारे पूरे व्हीकल के ऊपर में क्या होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्ट करना शुरू हो जाएगा, जिससे कारण क्या होगा कि हम लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होगा. एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और हम लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होगा. लेकिन यही सडन जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ जिसके कारण से हम लोगों को जर्क महसूस हुआ, उस जर्क से बचने के लिए एक स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में एक रोड का स्ट्रेच होता है, उस स्ट्रेच को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व. यानी कि अगर इस बात को समझेंगे हम लोग तो ये हमारा स्ट्रेट कर्व था, ये हमारा स्ट्रेट कर्व है, ठीक है, और ये सर्कुलर कर्व है, ये सर्कुलर कर्व है, ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि बीच में कुछ स्पेस वैकेंट किया. यहाँ पे क्या है, यहाँ से धीरे धीरे कर्व होना शुरू हुआ था रोड, यहाँ से धीरे धीरे कर्व होना शुरू हुआ था, धीरे धीरे, ठीक है, ये धीरे धीरे कर्व होना शुरू हुआ था. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100% कर्व नहीं है, 100% कर्व नहीं है ना स्ट्रेट लाइन है. इतनी दूर के पोर्शन में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन इस रोड का जो ओरिजिनल पाथ था उस रोड पाथ को भी फॉलो नहीं कर रहा और जो सर्कुलर का जो रेडियस था उस पाथ को भी ये फॉलो नहीं कर रहा. लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि रोड जो धीरे धीरे स्ट्रेट का जो अलाइनमेंट था उसको छोड़ के ये धीरे धीरे अपने आप को सर्कुलर अलाइनमेंट में ला रहा है, जिससे कि जो व्हीकल है उस बात को वो एब्जॉर्ब कर पाए, समझ पाए कि हम लोग सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं. यानी कि ट्रांजिशन कर्व का अगर मतलब समझेंगे तो ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व इन प्लेन, एक प्लेन में, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है विच इज प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली. मतलब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली चेंज होते होते हम लोग स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व में जाए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो बात होती है सर्कुलर कर्व की, सर्कुलर कर्व का जो रेडियस होता है, जब रेडियस अगर इस पार्ट का अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप इसकी रेडियस समझेंगे, इस पॉइंट पे अगर रेडियस समझेंगे तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो एक टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस अलाइनमेंट के साथ पैरेलल हो जाएगा. यानी कि इस पॉइंट पे ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है. लेकिन आप इस पॉइंट पे जहाँ पे ये सर्कुलर कर्व के साथ मीट हुआ, अगर आप इस पे रेडियस टेंजेंट डालेंगे और इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे रोड के सेंटर से, इसकी डिस्टेंस अगर रोड के सेंटर से मेजर करेंगे तो आपकी एक लेंथ मिलेगी जिसको रेडियस आर बोला जा सकता है, कर्व का रेडियस बोला जा सकता है. इसका मतलब ट्रांजिशन कर्व का मतलब होता है कि ट्रांजिशन कर्व का जो रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. कहाँ पे, फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टू सर्कुलर पॉइंट. टेंजेंट पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ट्रांजिशन कर्व का, उस पॉइंट को हम लोग टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं. ओके,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जो ट्रांजिशन कर्व का जो चेंज ऑफ रेडियस होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कर्व एडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सा ट्रांजिशन कर्व हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का, वो क्या है? फॉर द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर हम सडन सर्कुलर कर्व, स्ट्रेट कर्व से सडन सर्कुलर कर्व में जाते हैं तो हमारे व्हीकल के ऊपर एक सडन सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन ऑब्जॉर्ब महसूस करने को मिलेगा, जिससे कि डिस्कम्फर्ट होगा। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, सुपर एलिवेशन, धीरे धीरे ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन का इंट्रोडक्शन। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर्व, रोड को भी अगर हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ट्रैक्शन फोर्स यानी कि साइकोलॉजिकल जो होता है, जब भी आप एक सर्कुलर रोड को ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो आपको, हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हमारी जो व्हीकल है वो आउटवर्ड थ्रस्ट के कारण यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपने ट्रैप से ऑफ ट्रैक होकर बाहर जा रही है। लेकिन उस साइकोलॉजिकल व्यू को, उस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं? रोड को चौड़ा करते हैं, उसको वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं। तो टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली। दूसरा होता है ड्राइवर के, जब भी वो सर्कुलर कप में ट्रैवर्स कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो सेफ व्हीकल ऑपरेशन होना चाहिए ताकि सामने से आने वाली व्हीकल भी उसे दिखाई दे, इसलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, स्टैटिक व्यू, अच्छा लगे रोड अचानक से रोड को देखने में, अगर हम टॉप व्यू से रोड को देखें या साइड से रोड को खड़े होकर देखें, स्टैटिक व्यू देखें तो अच्छा लगे। उसके बाद टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल ओवरटर्न ना हो रोड पे, और टू इंप्रूव द डिजाइन स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। स्पीड हॉरिजॉन्टल कर्व पे अपने हमारी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है उसको इंप्रूव करने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइप के ट्रांजिशन कर्व होते हैं? आईआरसी बेसिकली जो रिकमेंड करते हैं वो 3 टाइप का ट्रांजिशन कर्व वो बताते हैं। पहला होता है स्पाइरल, और या उसको क्लोथाइड बोल सकते हैं। दूसरा होता है क्यूबिक पैराबोला, और तीसरा होता है लेमनिस्केट। तो इन तीनों में से जो सबसे मोस्ट फेवरेबल रिकमेंडेशन है आईआरसी के अकॉर्डिंग, वो है स्पाइरल। स्पाइरल या क्लोथाइड जो होता है वो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है। उसके पीछे 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब हर एक लेंथ पर के हिसाब से उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज होता है, और वो चेंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा, इसकी एस्थेटिक व्यू जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा, कैलकुलेशन और फील्ड इंप्लीमेंटेशन क्लोथाइड का या स्पाइरल कर्व का वो बहुत ही आसान होता है। तो बेसिकली जो उनका कर्व होता है कुछ इस तरीके से कर्व होता है। ये हमारा रोड का सेंट्रल एक्सिस होता है, इस रोड का सेंट्रल एक्सिस होता है, ये हमारी रोड की सेंट्रल एक्सिस है, और ये हमारा स्पाइरल कर्व है। ये स्पाइरल की तरह लग रहा है इसलिए इसका नाम दिया गया स्पाइरल कर्व। ये कर्व जो है ये पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला कर्व है। दिस कर्व इज क्यूबिक पैराबोला कर्व। और नेक्स्ट जो है ये है लेमनिस्केट, बर्नौली लेमनिस्केट कर्व। तो इस तीन टाइप के कर्व होते हैं जो कि आईआरसी ने रिकमेंड किया, और जो मोस्ट फेवरेबल रिकमेंडेशन आईआरसी के हिसाब से वो है स्पाइरल या क्लोथाइड। क्यों? क्योंकि मेन जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो आपको अगर, हम लोगों को अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना है कि कितने दूर तक ट्रांजिशन कर्व रहेगा, तो वो डिपेंड करता है फॉलोइंग 3 कंडीशन। ये तीनों कंडीशन से हम लेंथ निकालेंगे, और इसमें से जो सबसे बड़ा लेंथ रहेगा हम उस लेंथ को का यूज करेंगे। सबसे पहला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो इसकी जो वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है LS इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर। ये LS इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर, ओके, जहाँ पे v जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल या डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्मॉल v है, स्मॉल v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर पर सेकंड में। तो v क्यूब अपॉन सी आर, जहाँ पे c जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, r की जो वैल्यू होती है वो होती है रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन मीटर, और v जो है स्पीड ऑफ व्हीकल, ls जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ls जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और c जो है इसकी वैल्यू जो होती है c इक्वल टू होता है c इक्वल टू 80/75 प्लस v, 80/75 प्लस v। और यहाँ पे जो हम लोग v पुट करेंगे, ये यहाँ पे जो हम लोग v पुट करेंगे, ये v हम लोग पुट करेंगे kmph में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ या नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पे अगर आपको लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट होता है तो 2 टाइप के अटेनमेंट होते हैं। वो एक होता है कि अगर हम सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रहे हैं तो
तो अटेनमेंट की वैल्यू कितनी हो आएगी, या अगर हम आउटर एज के साथ अगर रोड को इनर एज के साथ अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो अटेनमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम पेमेंट को अबाउट इनर एज रोटेट कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ जो सर्कुलर कर्व होगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व होता है वो होता है EN अपॉन WE प्लस डब्ल्यू, EN अपॉन WE प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे E जो है वो सुपर एलिवेशन है और N जो है वो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन है। N इज रेट ऑफ इंट्रोडक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। WE प्लस डब्ल्यू जो है वो W जो है वो नॉर्मल पेमेंट है और WE जो है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग पेमेंट है। WE जो है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, W है, W रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल वाइडनिंग का। और अगर हम पेमेंट का रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन कर रहे हैं, अगर हम पेमेंट का रोटेशन अबाउट सेंटर कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपको लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन निकालना हो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना हो, तो आप उसकी फॉर्मूला होता है EN अपन WE प्लस डब्ल्यू अपन 2, EN अप इंटू WE प्लस डब्ल्यू, सब कुछ सेम है। E इक्वल टू सुपर एलिवेशन, N मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, WE एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट, W जो है वो नॉर्मल विद ऑफ पेमेंट है। उसके बाद लास्ट में IRC ने एक इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है, इंपेरिकल फार्मूला, उसके हेल्प से हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का कैलकुलेट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का टेरेन का हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप के टेरेन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का यूज़ कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है LS इक्वल टू होता है 2.v स्क्वायर अपॉन आर। LS इक्वल टू जो होता है वो होता है 2.v स्क्वायर अपॉन आर। और अगर हम लोग माउंटेनियस या स्टिप टेरेन की बात कर रहे हैं, अगर हम माउंटेनियस और स्टिप टेरेन की बात कर रहे हैं तो LS इक्वल टू होता है VA स्क्वायर अपॉन आर, LS इक्वल टू VA स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया क्या था, पहला क्राइटेरिया था वो डिपेंड कर रहा था, पहला क्राइटेरिया हो रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा था। यानी कि वहाँ से अगर हम LS की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पता था कि LS की वैल्यू निकल रही थी, LS की वैल्यू निकल रही थी V क्यूब अपॉन CR, जहाँ पे V क्यूब अपॉन CR, और V जो है वो है डिजाइन स्पीड ऑफ पेमेंट इन मीटर पर सेकंड, C जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, R जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है। C की वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता, C इक्वल टू था 80/75 प्लस बी, 80/75 प्लस बी, किसमें मीटर, इसके यूनिट का होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन रेट ऑफ चेंज है विथ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो अपन सेकंड मीटर सेकंड कर देंगे, इसलिए इसकी यूनिट हो रही है मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन। अगर आपने जो सुपर एलिवेशन डिजाइन किया था, अगर आपको उस अचानक धीरे धीरे तो आप रोड की हाइट अपलिफ्ट नहीं करेंगे, एक कांस्टेंट रेट से इंट्रोड्यूस करेंगे सुपर एलिवेशन को रोड के अंदर, तो उस केस में भी हम लोगों के पास में दो क्राइटेरिया था। अगर हम अपने सुपर एलिवेशन की अटेनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज रोटेशन करने के साथ अटेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना हो तो उसका वैल्यू होता है E इंटू N WE प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे E जो होता था वो होता था सुपर एलिवेशन की वैल्यू, N होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, WE जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट है, W जो है वो नॉर्मल वाइडनिंग ऑफ नॉर्मल विद ऑफ पेमेंट है। अगर हम पेमेंट को सेंटर के रिस्पेक्ट में अपलिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की जो वैल्यू होती है वो होती है EN अपॉन इंटू WE प्लस डब्ल्यू बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट बात आई थी, IRC ने एक इंपेरिकल फार्मूला भी दिया था सुपर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए। तो IRC के हिसाब से अगर आपका टेरेन कंडीशन जो है अगर वो प्लेन है या रोलिंग कंडीशन है तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 VA स्क्वायर अपॉन आर। और अगर माउंटेनियस और स्टिप टेरेन है तो उस केस में आपकी वैल्यू होती थी LS इक्वल टू VA स्क्वायर अपॉन आर। इन तीनों में से जिससे भी हमारी लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी हम उस कंडीशन को, उस लेंथ ऑफ कर्व को यूज़ कर लेंगे ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने में। उसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का मतलब होता है व्हेन द ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व हैज टू बी शिफ्टेड सो दैट ट्रांजिशन कर्व मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। मतलब कि सपोज करते हैं ये हमारा रोड था, कुछ इस तरीके से हम रोड लेते हैं, कुछ इस तरीके से रोड लेते हैं, ये रोड है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट कर्व था और यहाँ से सर्कुलर कर्व शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारा ट्रांजिशन कर्व का पोर्शन है, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व का पोर्शन है, ये सर्कुलर कर्व का पोर्शन है, सर्कुलर कर्व का पोर्शन है, और ये जो है ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है। ठीक है, हम लोग ने बात किया था कि जो ये इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट। अब बात ये आती है
कि ये जो सर्कुलर कर्व है, यहाँ से ये सर्कुलर कर्व है, इस सर्कुलर कर्व को इस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा, इस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट जब ये ट्रांजिशन कर्व इस सर्कुलर कर्व के साथ मिले तो वो टेंजेंशियली मिले, मतलब सर्कुलर कर्व का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट की तरह ट्रांजिशन कर्व उसके साथ इंटरेक्ट करे। यानी कि अगर आप इस कर्व पे टेंजेंट डालना चाहेंगे, अगर इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट डालना चाहेंगे तो ये टेंजेंट कुछ इसी हिसाब से होगा, तो सर्कुलर ट्रांजिशन कर्व भी इसी हिसाब से इसमें मिल रहा होगा, सो दैट कि वो फील देखने में लगेगा कि ये इसका टेंजेंट और इस टेंजेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर्कुलर कर्व को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, सो दैट कि सर्कुलर ट्रांजिशन कर्व उसके साथ टेंजेंशियली मिल सके। इसी शिफ्ट को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो है एस इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24R, एल एस स्क्वायर अपॉन 24R, जहाँ पे एल एस जो होता है तो वो होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्व होता है, एस जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट को। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक ट्रांजिशन कर्व में होता है, वो होता है कर्व रेजिस्टेंस। कर्व रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कर्व रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग कर्व रेजिस्टेंस का मतलब देखें तो जब भी हम लोगों को ये बात का आइडिया होता है कि जो हमारी व्हीकल होती है, व्हीकल की जो एक्सेल होती है वो रिजिड एक्सेल होता है, फिक्स्ड होता है, रिजिडिटी होती है उसमें, ठीक है। और उसके कारण से जब भी कोई भी व्हीकल अगर एक सर्कुलर कर्व को ट्रैवल कर रही होती है तो उसका जो फ्रंट एक्सेल जो होता है, फ्रंट एक्सेल जो सामने वाला एक्सेल होता है, ड्राइवर के नीचे वाला जो एक्सेल होता है, वो मूव कर्व के साथ मूव करती है, टर्न करती है। लेकिन होता क्या है कि जो बैक वाला जो एक्सेल होता है, जो बैक वाला एक्सेल होता है वो उसी पाथ को फॉलो नहीं करता, उस पाथ को वो फॉलो नहीं करता है, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, वो कर्व सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता, यानी कि फ्रंट एक्सेल के पाथ को फॉलो नहीं करता है। जिसके कारण से क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन दूसरा हो जाता है और जो व्हीकल की जो नेट पावर होती है, ट्रैक्शन पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। मतलब कि सपोज करिए कि ये हमारा सर्कुलर कर्व था और ये हमारी व्हीकल थी, ठीक है, ये हमारी व्हीकल थी, ठीक है। आगे से इसको मूव करना था कुछ इस हिसाब से और ये ट्रैक्शन फोर्स टी लग रहा था। लेकिन अब क्या, ये नॉर्मल स्टेट पे जब मूव कर रहा होगा, लेकिन अब क्या है कि ये जो व्हीकल है इसको कर्व की तरह मूव करना है, मतलब इस तरीके से टर्न करना है, तो ये टर्न करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक्सेल भी कुछ इस हिसाब से टर्न होगा, फ्रंट का एक्सेल भी टर्न होगा और ये ट्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। लेकिन अगर हम बैक एक्सेल की बात करें तो बैक एक्सेल अभी भी स्ट्रेट ही है, वो टर्न नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल थीटा एंगल सपोज करें बन रहा है, तो इस ट्रैक्शन फोर्स में और इस ट्रैक्शन फोर्स में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक्शन फोर्स जो था, इनिशियल का जो ट्रैक्शन फोर्स था, ये इस एक्सेल के कारण भी आ रहा था, इस एक्सेल के कारण, मतलब दोनों एक्सेल के कारण वो ट्रैक्शन फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो ट्रैक्शन फोर्स आ रहा है वो सिर्फ फ्रंट एक्सेल के कारण ट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, बैक एक्सेल अभी भी इस फ्रंट एक्सेल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे इसी कारण से क्या होता है कि नेट ट्रैक्टिव फोर्स जो होता है व्हीकल का, कि नेट पावर की अगर हम बात करें तो व्हीकल का कम हो जाता है। कहाँ पे? जब वो एक सर्कुलर कर्व में मूव कर रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं कर्व रेसिस्टेंस। अगर कर्व रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो कर्व रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है टी माइनस टी कॉस थीटा। मतलब कुछ नहीं है कि हम लोग ने इस टी को भी इसके अलावा हम लोग ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये टी कॉस थीटा हो गया। तो नेट जो फोर्स आ रहा होगा वो हो जाएगा टी माइनस टी कॉस थीटा। इसको बोलते हैं कर्व रेसिस्टेंस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे बेस्ड है। हम लोग के पास में डिजाइन स्पीड ऑफ रोड दिया हुआ 65 kmph, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व दिया हुआ 220 मीटर, अलाउबल रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन दिया हुआ 1/150 एंड पेमेंट विथ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग दिया हुआ है, ठीक है। रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन है सुपर एलिवेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे, अगर हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या था? इसका वैल्यू था एल एस इक्वल टू वी क्यूब अपन सी आर, वी क्यूब अपन सी आर। वी जो था वो था मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और सी आर, और सी इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू होता है 80/75 प्लस वी, और ये वी होता है के एम पी एच में। तो सबसे पहले हम लोग सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो 80/वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है 65 kmph, 65 kmph है वी की वैल्यू, तो 65
65, ओके। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 80/140, 80/140। तो this value is coming as 0.57 meter per second cube, okay. So after using this value in this equation, और यहाँ पे v क्यूब हमें v जो यूज करना है वो यूज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे kmph को की वैल्यू को चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, वो 0.278 इंटू 65 ये चेंज हो गया हम लोगों का, किस में ये चेंज हो गया है, सिंपल सी v क्यूब मीटर पर सेकंड में अपॉन c की वैल्यू कितनी थी 0.57 और r की वैल्यू कितनी है 220 मीटर। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आना चाहिए, और ये वैल्यू निकल के आ रहा है 47.05 मीटर, 47.05 मीटर, ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन करने का पहला तो ये केस था। दूसरा केस था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो सुपर एलिवेशन इक्वल टू हमें पता है E इक्वल टू हमें पता है E इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 225R, वी स्क्वायर अपॉन 225R। तो V की वैल्यू है 65 kmph, 65। तो E इज कमिंग आउट एज 0.08, और ये ग्रेटर देन क्या है 0.07 के बराबर, 0.07 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हम इस सुपर एलिवेशन की वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है, ये 0.07 से ज़्यादा है। ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है ये 0.07 से ज़्यादा है। इसका मतलब हम इस सुपर एलिवेशन की वैल्यू को क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे, अब हम इस सुपर एलिवेशन से फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो 0.15 से कम है या ज़्यादा है, यानी कि E प्लस F इक्वल टू लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन 127R। और यहाँ से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि F की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, F इक्वल टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 127R, R माइनस 0.07। तो कैलकुलेट करते हैं इसी से, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 220 माइनस 0.07। तो 65 की स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 220 माइनस 0.07, ये आ रहा है 0.08 के बराबर, यानी कि F इक्वल टू 0.081 एंड इट इज़ लेस देन 0.15। इसका मतलब क्या है कि हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू कितनी यूज़ कर सकते हैं, E की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं 0.07 के बराबर में, ओके। यानी कि E इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे 0.07 के बराबर में। तो एल एस इक्वल टू, अगर सेंट्रल लाइन से हम लोग रोटेट कर रहे होते हैं तो एल एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई एन इंटू डब्लू प्लस डब्लू ई बाई 2, ओके, ई एन अपन डब्लू प्लस डब्लू ई बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेमेंट ऑफ कर्व इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना दिया है 7.5 मीटर, और रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन जो है 1/150 है। इसका मतलब यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट करें तो n की वैल्यू हम लोगों के पास पता है 150 है, और ये टोटल कंबाइंड वैल्यू हमें पता है 7.5 मीटर के बराबर है, यानी कि 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूला वैल्यू निकल के आ रही है 39.375 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन था इंपेरिकल फार्मूला से। तीसरा केस क्या था, इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला एल एस इक्वल टू क्या था, एल एस इक्वल टू क्या था 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। एल एस इक्वल टू क्या था 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। यूज करते हैं इस इक्वेशन को, 2.7 वी स्क्वायर की वैल्यू 65 का स्क्वायर अपॉन आर 220 मीटर, 2.7 इंटू इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 51.85 मीटर। यानी कि हमारे पास तीन वैल्यू निकल के आ रही है,
तीन वैल्यू निकल के आ रही है। पहली वैल्यू निकल के आ रही थी, पहली वैल्यू निकल के आ रही है 47.05 मीटर, पहली वैल्यू निकल के आ रही है 47.05 मीटर। दूसरी वैल्यू निकल के आ रही है 39.375 मीटर, 39.375 मीटर। और लास्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 51.85 मीटर, 51.85 मीटर। और हम लोगों को पता है कि इन तीनों में से जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा, और दैट इज कमिंग एट 51.85 मीटर। यानी कि एल एस इक्वल टू हम पुट करेंगे 51.85 मीटर, या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 52 मीटर। ओके, थैंक यू।